नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 25 अगस्त 2025। हम लोग जो है 25 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज आप लोगों को जो है नए चैनल पे वीडियो मिल रहा है, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है ना। तो यहाँ पे जो आपको जो प्रतिदिन करंट अफेयर्स तो मिलता ही रहेगा, और ध्यान रखना ये कि जो भी आपको देंगे प्रश्न, वो प्रश्न आपको क्या करना है, अपने कॉपी में अच्छे से लिखते जाना है। और उसके बाद जो पॉइंट्स आपको लगे कि महत्वपूर्ण है उसको भी आप अंडरलाइनिंग करके लिख लेना है, ठीक है। और पीडीएफ जहाँ से मान के चलिए कि आवश्यकता रहेगा तो पीडीएफ आपको सर के जो चैनल पे है आपको प्रोवाइड रहेगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ से भी अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए हम लोग बातचीत कम करेंगे, बातचीत तो फिर से विशेष बातचीत होते रहेगी जब आप लोगों से जुड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। और आते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों के सामने में क्या है। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने में है कि हाल ही में, क्या है प्रश्न, कि हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए जो कह सकते हैं कि नए आधार बनाने की पर पाबंदी लगा दी है। कहा प्रश्न ऐसा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 18 साल के जो उम्र के व्यक्ति हो चुके हैं उस पे जो है अब वहां पर कह सकते हैं कि अब आधार कार्ड नहीं बनाई जाएगी, जो कि 18 वर्ष पूरा हो चुके हैं ना। बच्चों का बनेगा, उसके बाद कह सकते हैं कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के रहेंगे उनका बनेगा। केवल किसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर क्या कर दिया है, पाबंदी लगा दिया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये असम है ना। तो असम सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से अधिक आयु के लोगों का आधार कार्ड जो है अब नहीं बनाया जाएगा, है ना। तो असम सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति आपको 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं उनका आधार अब जो है नहीं बनाया जाएगा, है ना। यह व्यवस्था जो है आपको किस साल स्टार्ट हो रही है, तो इसी साल जो है अक्टूबर माह से स्टार्ट हो जाएगी। यह व्यवस्था कब से स्टार्ट होगी, तो इसी वर्ष जो है आपको अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रही है। हालांकि इससे जो है कुछ समुदायों को और कुछ समय के लिए क्या है, छूट दिया गया। कुछ समुदायों को कुछ समय के लिए, दो वर्ड शब्दों को लिखा गया, देखिए कुछ समुदाय है और कुछ समय है, ठीक है। तो किसको किसको छूट मिला है, जैसे जो चाय बागानों में कुछ जो मान के चलिए कि आपको एससी एसटी के अंतर्गत जो रहने वाले समाज के लोग हैं उनको जो है इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि 1 वर्ष का छूट रखा गया है ना। क्या रखा गया है कि जैसे चाय बागानों में रहने वाले 18 साल से अधिक आयु के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कह सकते हैं कि अगले 1 साल तक आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। तो इनको जो है 1 साल तक क्या रखा गया है, 1 साल तक कह सकते हैं कि इनको छूट के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि काम करते हैं, श्रमिक हैं, तो हो सकता है कि नहीं बनाया गया हो। तो 1 साल तक इनको छूट रखा गया। और आम जनमानस को कह सकते हैं कि आम व्यक्तियों को 1 महीने का छूट दिया गया। इसीलिए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है, तो ये आपको अक्टूबर माह से स्टार्ट हो रही है ना। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उद्देश्य सीधी सी बात है, ये जो सीमा साझा करती है किससे करती है, तो बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। आपको असम जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, बांग्लादेश से, ठीक है। और यहाँ पर जो है अधिकांश कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश वाले हैं, ठीक है, पड़ोसी कह सकते हैं कि आसपास में आपको बांग्लादेश यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और बांग्लादेश वाले क्या होते हैं, आपको सीधी सी बात है कि किसी न किसी मेथड से आपको इंडिया में प्रवेश करते हैं, और इंडिया में जब प्रवेश करते हैं घुसपैठ ही करते हैं ना, इसको घुसपैठ ही करते हैं मान कहा जाता है। ये घुसपैठी जब करते हैं तो किसी न किसी तरह से यहाँ पर जो है आधार बनवा लेते हैं। जब आधार बनवा लेते हैं तो इसी तरह से कई यहाँ पर कह सकते हैं कि कागजात भी असम का बनवा लिया जाता है। इसी वजह से इसको रोकने के लिए कह सकते हैं, सीधी सी बात है, किसको, तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए जो है आपको बांग्लादेश के जो घुसपैठी है इसको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। समझ रहे हैं प्रश्न को। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सीधी सी बात है कि ऐसा कौन सा सरकार है या किस राज्य सरकार है जो आधार कार्ड को कह सकते हैं कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के, 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के है ना, उस पर क्या कर दिया गया, पाबंदी कर दिया गया। 18 वर्ष से जो कम उम्र के हैं उनका बनेगा आधार कार्ड, ठीक है। तो ऐसा है आपको असम। और जब भी असम का नाम आएगा या किसी भी राज्य का नाम आएगा, आपको बता देते हैं, आज आपका पहला क्लास है तो आपको बता देते हैं क्या, जब भी किसी भी राज्य का नाम आएगा तो हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको राज्य की राजधानी
क्या है, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, राज्यपाल कौन है, और लोकसभा की सीटें कितनी होती है, राज्यसभा की सीटें कितनी होती है, राज्य के बारे में प्रतिदिन चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो मान के चलिए कि जिस भी सर से पढ़ रहे हैं, आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, ये भी आपको याद होते रहेगा। प्रतिदिन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि असम की राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी आपको क्या है, दिसपुर है। और मुख्यमंत्री की यदि बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। यदि राज्यपाल की बात करेंगे, राज्यपाल यहाँ पर वर्तमान में कौन है, तो आपको लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पर हैं असम में, 14 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। तो ध्यान रखिएगा, आम जो जनमानस है उनको कह सकते हैं कि आपको सीधी सी बात है, रखा गया है 1 महीने का छूट रखा गया, इसीलिए अक्टूबर से स्टार्ट किया जा रहा है। और उसके बाद जो आपको चाय बागान में जो SC ST के समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि 1 वर्ष का छूट रखा गया कि 18 वर्ष से जो अधिक आयु के हैं उनका आधार कार्ड बनेगा। समझ रहे हैं बात को। और सभी के लिए अक्टूबर से क्या हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, बैन लग जाएगा, है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। और ये भी आपको कहीं ना कहीं असम से संदर्भित है। देखिए क्या है प्रश्न। तो प्रश्न आपके सामने में है, क्या है कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, IIM बोलते हैं, किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आपको असम से ही संदर्भित है। असम का एक शहर का नाम है, क्या नाम है, गुवाहाटी नाम है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है क्या, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में आपको स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। तो राज्यसभा के द्वारा आपको ऐसा मान के चलिए कि आर्टिकल पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया होगा, 249 पढ़ाया होगा। और 249 क्या बोलती है कि मान के चलिए कि राज्य सभा जो है क्या, उसको विशेष दर्जा है ना। 3 आर्टिकल पर कह सकते हैं कि उसको विशेष दर्जा है। और होता है राज्यसभा को क्या, कौन कौन सा आर्टिकल पर, एक तो 249, 312 और 67 का बी। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि राज्यसभा ने जो है गुवाहाटी में देश के 22वें IIM की स्थापना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान का क्या कर दिया गया है, संशोधन विधेयक है ना। यहाँ पर देखिए तो संशोधन विधेयक पारित किया है। और इसके तहत कह सकते हैं कि केंद्र सरकार इस संस्थान की स्थापना पर 555 करोड़ खर्च करेगी। और लोकसभा भी जो है इसे कह सकते हैं कि इस विधेयक को पारित कर दिया और लोकसभा पारित कर दिया। सीधी सी बात है, ये कहां चला गया है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति लगभग मोहर मार ही देगी। जैसे मोहर मारती है तो 22वां आपको भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको कि हम लोग बोलते हैं IIM बोलते हैं, ये आपको गुवाहाटी में स्थापित होगी, है ना। तो ये सबसे पहले मान के चलिए कि आपको, वैसे तो स्वाभाविक बात है कि राज्यसभा के बाद ये कहाँ जाएगी, लोकसभा के बाद कहाँ जाएगी, एक तरह से राष्ट्रपति के पास जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, संशोधन देखने को मिल रहा है। और ये भी आपको किससे, राज्य व्यवस्था से संदर्भित प्रश्न है। और उसके बाद करंट अफेयर्स, दोनों को, सभी को जो भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे यहाँ पर जो है आपको सभी कह सकते हैं कि विषय का एक तरह से सार मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी विषय का सार मिलने वाला है। प्रतिदिन आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कभी बायोलॉजी से, कभी आपको ज्योग्राफी से, कभी साइंस से। तो ये सभी प्रश्न आपको जब अच्छे से प्रश्न के साथ आप मान के चलिए इसका डीप नॉलेज करेंगे, तभी आपसे करंट अफेयर्स बनेगा। अभी आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम जब आप देते होंगे तो आपको एक कह सकते हैं कि शब्द सुनने को मिलता होगा, क्या सुनने को मिलता होगा, कि करंट अफेयर्स नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं करंट अफेयर्स बन रहा है, करंट अफेयर्स वजह यही होता है, क्या होता है कि आप आसानी से तो मान के चलिए पढ़ लेते हैं, एक लाइन में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसका डीप नॉलेज नहीं लेते हैं। जब तक मान के चलिए कि थोड़ा सा आपको, ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि बहुत गहराई में जाना है, थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन नीचे उतर के पढ़ना होगा, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से प्रश्न को किसी भी तरह से घुमाए तो बन जाना चाहिए। ठीक ना। और ये आपको सीधी सी बात है कि 22वां आपको जो IIM स्थापित हो रही कहाँ पर, तो ये आपको गुवाहाटी में है ना। और उसके बाद यदि बात करें कि भारत का पहला IIM कब बना गया था, है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे आपका जीके का पार्ट हो जाता है। तो 1961 ईस्वी में कलकत्ता में। यदि रैंकिंग बात करें कि रैंकिंग 22, यदि अभी इससे पहले कहते हैं तो कितना था, 21 था। और 21 वर्तमान में अब कितना हो चुका है, 22 हो चुका है। यदि 21 में रैंक लेते हैं कि 21 में रैंक मान के चलिए कि कौन से IIM का नंबर 1 पर है ना। यदि आप पढ़ना चाहते हैं कि किस, मान के चलिए कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना उचित होगा, तो सबसे नंबर 1 पर अभी वर्तमान में इस वर्ष जो है 2025 का कौन सा है, तो बेंगलुरु वाला, कौन सा है, बेंगलुरु वाला जो है नंबर 1 पर है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपको ये भी कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से ही है। मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र मान के चलिएगा अब तो वैसे कह सकते हैं खत्म होने, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और इसको अच्छे से आपको VVI करके लिखना है।
क्यों VVI बता रहे हैं? क्योंकि ये आपको जो संदर्भित है किससे है? आपको अनुसूची से है। कौन सी अनुसूची से है? आपको 8वीं अनुसूची से संदर्भित है। और 8वीं अनुसूची आप लोग को पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? इसमें भाषा की चर्चा किया गया है ना। अभी वर्तमान में कितना भाषा है? तो 22 भाषा। और यहीं से प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए अच्छे से प्रश्न को, कि हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं का, कह सकते हैं कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं कि हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ये कौन सी नई भाषा को जोड़ा गया है देख लेते हैं। तो ये 3 नई भाषा को जोड़ा गया, जिसमें आपको जोड़ा गया कौन कौन सी भाषा को? तो याद रखिएगा यहां पर जो है आपको एक तो संथाली को जोड़ा गया है, और संथाली के साथ साथ कह सकते हैं कि कश्मीरी और कोंकणी को भी जोड़ा गया है। संथाली आप लोग नाम सुने बिहार से, इसलिए संथाली का नाम पहले ले रहे हैं कि संथाली जो है आपको बिहार से कह सकते हैं। वैसे तो आप इस भाषा को कह सकते हैं कि झारखंड में ज़्यादा देखने को मिलता है ना, लेकिन बिहार में भी संथाली लोग रहते हैं, और जो संथाली लोग रहते हैं वो आपको संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बिहार में। तो बिहार में यदि आप कह सकते हैं कि पूर्णिया, ठीक है, और उसके बाद भागलपुर, यहाँ पर जो है आपको संथाली लोग रहते हैं और संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे तो कह सकते हैं कि अधिकांश आपको कहां पर? तो झारखंड में। तो यहां पर ध्यान रखना है कि किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है संसद की कार्यवाही के लिए, कितनी नई भाषाओं कर रहा है ना, इसको अंडरलाइनिंग करना है कि नई भाषाओं। तो नई भाषाओं को कितना? 3 नई भाषाओं को, ठीक है। और 3 नई भाषा में कौन कौन सी नई भाषा है? तो कश्मीरी है, कोंकणी है और संथाली है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पूरा आपको सेंटेंस पढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। इनके द्वारा कह सकते हैं कि मानसून सत्र के दौरान घोषणा किया गया कि अब जो है संसद की कार्रवाई 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं, क्या है कि सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी, है ना। तो सीधी सी बात है कि सभी 22 भाषाओं में क्या होगी? उपलब्ध होगी। और पहले जो है केवल कितना? आपको 18 भाषाओं में यह सुविधा थी। लेकिन आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले 18 थी और अब जो है 3 भाषा जोड़ा गया है, तो कितना हो जाता है? 18 3 21, तो एक भाषा कहाँ गया, है ना। आपके मस्तिष्क में हो सकता है कि ऐसा उत्पन्न हो प्रश्न। तो आपका जो मान के चलिए कि मस्तिष्क जो आपका प्रश्न उत्पन्न करेगा, वो प्रश्न क्या कहते हैं? आपको पूरे विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। जब विस्तार से बता रहे हैं आप, ये प्रश्न किसी भी बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। और जब पूछा जा सकता है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां से ही जीके का भी प्रश्न उठाया जा सकता है ना। जीके जीएस का जो प्रश्न उठाया जा सकता है तो संविधान की 8वीं अनुसूची से उठाया जा सकता है। आइए देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला स्टेप 1 में देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, जो पढ़ाया गया होगा उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्या पढ़ाया गया होगा कि आपको यहाँ पर 22 भाषाएं देखने को मिलती है ना। 22 भाषाएं को देखने को मिलती है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, असमिया है, उसके बाद कन्नड़ है, मलयालम है, नेपाली है, मणिपुरी है, बोडो है, मैथिली है, डोगरी है, कश्मीरी है, उसके बाद कोंकणी, संथाली और सिंधी है। तो ये आपको कितनी भाषाएं हो गई? आपको 22 भाषाएं हो गई, है ना। ये स्टेप 1 के अंतर्गत ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि कैसे मान के चलिए कि 22 भाषा पूर्ति है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक ना, तो हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि संसद की पुरानी व्यवस्थाओं से पहले कह सकते हैं, पुरानी व्यवस्था में लोकसभा में 18 भाषाओं की कह सकते हैं कि आपको क्या थी, इसको जो बोला जाता है कि तुरंत अनुवाद सुविधा, क्या बोला जाता है आपको? सिमल्टेनियस आपको इंटरप्रिटेशन बोला जाता है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन की जो व्यवस्था थी पहले कितने भाषाओं की थी? आपको 18 भाषाओं की थी, है ना। लेकिन इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ दिया गया? इसमें 3 भाषाओं को। यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बाकी 4, 18 मान के चलिए पहले थी तो 4 भाषा क्या थी? स्वाभाविक बात है कि नहीं थी। तो कौन कौन सी भाषा नहीं थी? तो 4 भाषा इसमें कौन कौन सी नहीं थी? कश्मीरी नहीं थी, कोंकणी नहीं थी, संथाली नहीं थी, सिंधी नहीं थी। अभी तक इसको कवर नहीं किया गया था। तो आपको देख रहे हैं कौन कौन सा? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली, सिंधी। स्टेप 3 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि नया बदलाव जो 2025 में आपको देखने को मिल रहा है, मानसून सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 3 भाषा। कौन कौन सी भाषा? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। ये आपको बता चुके हैं कौन कौन सी भाषा, कश्मीरी, कोंकणी, आपको संथाली। और जैसे ही मान चलिए इसको जोड़ा जाता है तो 18 3 क्या हो जाता है? 21 हो गया। समझ रहे बात को? 18 3 21। तो एक भाषा कहां गया भाई? एक भाषा कहाँ जाता है? तो ये मान चलिए पूरी कैसे होती है? 22 भाषा पूरी कैसे होती है? तो स्टेप 4 में हम लोग देख लेते हैं। तो अब भी जो है एक भाषा सिंधी बची हुई है। ये जो आपको सिंधी देखने को मिल रहा है, ये सिंधी क्या है? अब भी बची हुई है ना। ये सिंधी अब भी बची हुई है। यानी तकनीकी रूप से यदि बात करते हैं कि अभी सभी 22 भाषाओं में पूरी कवरेज शुरू नहीं हुई है, बल्कि कह सकते हैं कि आपको 21 भाषाओं में ही हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिए अब प्रश्न को, लेकिन जो है लोकसभा सचिवालय
और स्पीकर जो वर्तमान में है ओम बिरला, इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि लोकसभा की कार्यवाही जो है सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में क्या होगी, उपलब्ध होगी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि, अब देखिए आगे स्टेप में देख लेते हैं क्या कहा गया, ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है ना। इसका कारण यह है कि सिंधी के लिए अलग से प्रावधान है। क्या है सिंधी के लिए, क्या है, इसी सिंधी को मान के चलिए कि आप प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं जोड़ा गया था, तो सिंधी के लिए क्या है, सिंधी के लिए अलग से प्रावधान है, ठीक है। और सिंधी के लिए जो अलग से प्रावधान है, इसमें क्या है अलग से प्रावधान, तो लिखित रूप में उपलब्ध कराना। क्या है इसको, कि लिखित रूप में उपलब्ध कराना, क्योंकि सिंधी की जो कह सकते हैं कि संसद में बोलने वालों की संख्या क्या है, बहुत कम है, और मौखिक इंटरप्रिटेशन की मांग क्या है, लगभग नहीं होती है, अनुवाद की मांग लगभग नहीं होती, क्योंकि संख्या बहुत कम है। वैसे भी देश में भी सिंधी बोलने वाले की संख्या क्या है, बहुत कम है। इसीलिए असल स्थिति यह है कि पहले 18 भाषाएं और अब 3 भाषाएं, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली, तो मान के चलिए कितना हो जाता है आपको 21। और जो सिंधी थी इसका पहले से ही क्या है, इसका लिखित रूप से उपलब्ध था, ठीक है, मौखिक कह सकते हैं कि लिखित रूप से क्या था, ये उपलब्ध था। तो 18 और इसको सिंधी को भी जोड़ लेते हैं तो कितना हो चुका है, 22 भाषाएं हो चुका है। उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। इतना विस्तार से आपको समझाए हैं, इतना विस्तार से आप किसी के यहाँ भी पॉलिटी पढ़िएगा तो आपको बाबू नहीं बताया जाएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, है ना। आपको लगता हो कि मान के चलिए कि कोई बता रहा हो तो आप देख सकते हैं, है ना, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। आइए यहाँ पर बातचीत करते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, चेतेश्वर पुजारा। और यही जो है हम लोगों का जो है मुख्य थीम पर यही प्रश्न देखने को मिल रहा था कि ऐसे कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि हाल ही में जो है क्रिकेट के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर लेते हैं, संन्यास की घोषणा करते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा के द्वारा जो है कल संडे को आपको क्या किया गया है, चेतेश्वर पुजारा के बाद सीधी सी बात है कि चेतेश्वर पुजारा जो मान के चलिए कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी खास करके उनको आप देखते होंगे किसमें खेलते हुए देखते होंगे, तो आप देखते होंगे उनको खास करके टेस्ट ही खेलते थे, है ना। वनडे भी खेले हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में खेले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आईपीएल में आप देखते होंगे तो बहुत कम 30 मैच के आसपास आईपीएल में खेले हैं। और उसके बाद यदि बात करते हैं कि आपको अधिकांश जो देखने को मिलेगा चेतेश्वर पुजारा, तो चेतेश्वर पुजारा जो है आपको टेस्ट के भारतीय टेस्ट खिलाड़ी, और इनको भी जो है राहुल द्रविड़ के बाद जो कह सकते हैं कि दूसरी कह सकते हैं कि आपको दीवाल की उपाधि इनको भी दिया गया था, है ना। तो चेतेश्वर पुजारा जो है 103 टेस्ट मैचों में कह सकते हैं आपको कितना रन बनाए थे, तो 7195 रन बनाए थे, जिसमें कह सकते हैं कि नवाद उनका व्यक्तिगत जो स्कोर देखते हैं कि सर्वोच्च स्कोर देखते हैं तो कितना है, 206 रन का है। व्यक्तिगत इनका जो स्कोर है कितना है, 206 रन का है। जबकि इन्होंने जो है कुल 19 शतक लगाए हैं और 35 अर्धशतक भी लगाए हैं, ठीक है। और इनके द्वारा कह सकते हैं कि इनका चयन वर्तमान में नहीं किया जा रहा था टेस्ट टीम में, ठीक है। तो जब टेस्ट टीम में चयन नहीं हो रहा था और उम्र कितना हो चुका है, 37 वर्ष हो चुका है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, तो ये इमेज किनका है, यही है चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से, घरेलू हो, है ना, आईपीएल हो या किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी फॉर्मेट में, तो सभी प्रारूपों से क्या ले लेते हैं, ये संन्यास ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ घरेलू सभी प्रारूपों से ये क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो याद रखना है कि चेतेश्वर पुजारा, एक तो ये भी प्रश्न है कि चेतेश्वर पुजारा का संबंध किस कह सकते हैं कि खेल से है, तो एक तो क्रिकेट से है ना। लड़का को तो मान के चलिए कि सभी को पता रहता है कि क्रिकेट से है, जो लड़की खास करके देख रहे हैं और खेल से उन लोगों को प्रश्न नहीं बन पाता है, तो आपको आसान है ये प्रश्न, है ना। ऐसे प्रश्न मान के चलिए आसान रहता है, और लड़का से तो लगभग सभी लड़कों से बन जाता है। जो लड़की देख रही है वीडियो, उनके लिए बात कर रहे हैं कि आप लोग ये ध्यान रखना है कि इस तरह का भी प्रश्न मान के चलिए पूछा जा सकता है कि चेतेश्वर पुजारा का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। और आपको याद रखना है कि हाल ही में ये क्या कर लेते हैं, ये संन्यास ले लेते हैं। समझ रहे हैं बात को। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, देख लेते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने में कि हाल ही में किसने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। किसके द्वारा बातचीत किया जा रहा है, किसके बारे में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं, क्या करवा चुके हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर जो है मिसेज कह सकते हैं कि आपको जो मिस कह सकते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड जो है ना, जो लड़कियों वाला होता है तो उसको मिस बोला जाता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड जो बनी थी, कौन बनी थी, आपको मनिका विश्वकर्मा बनी थी। तो मनिका विश्वकर्मा के बारे में आपको प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है। आइए आप लोग जहां से जुड़े हैं वहीं से बातचीत करते हैं। जो प्रश्न मान के चलिए कि हो चुका है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को क्या करवाएंगे, रिवीजन करवा देंगे। बीच बीच में क्या करवाएंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रश्न आपको जनवरी माह से हो रहा है, सभी प्रश्न को आपको बीच बीच में रिवीजन के तौर पर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी बेहतर होगा, ठीक है।
आइए बात कर लेते हैं जल्दी से, प्रश्न पर नहीं बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आइए, हाल ही में क्या कहते हैं, किसने मिस्टर इंडिया, अब देखिए ये क्या है, पुरुष वर्ग वाला है कि मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता है, तो ये शिवम सिंह के द्वारा जीता गया। और सबसे बड़ी बात है कि शिवम सिंह जो है आपको बिहार के रहने वाले हैं, है ना। तो बिहार के शिवम सिंह जो है साल 2025 के मिस्टर इंडिया वर्ल्ड टाइटल क्या कर लिया है, अपने नाम किया है, और वो मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में क्या करेंगे, भाग लेंगे। जो मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में होगा तो देश का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा, शिवम सिंह के द्वारा ही किया जाएगा। और इसी दौरान देखते हैं कि और कुछ कुछ व्यक्तियों को चुना गया है। इस दौरान कह सकते हैं कि एक एबेल बीजू है, इनको जो है मिस्टर इंडिया सुपर नेशन 2026 के लिए चुना गया। क्या चुना गया है, आपको एबेल बीजू को जो है मिस्टर इंडिया आपको सुपर नेशनल 2026 के लिए चुना गया है। वे जो है पोलैंड में होने वाले मिस्टर सुपर नेशनल कह सकते हैं, जो मिस्टर सुपर नेशनल वाला जो प्रतियोगिता होगा 2026 में, कहां पर प्रतियोगिता होगा, ये पोलैंड में होगा। और इसमें भाग लेंगे कौन लेंगे, एबेल बीजू भाग लेंगे। समझ रहे बात को, और हिस्सा लेते हुए इसमें नजर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि मिस्टर इंडिया राइजिंग स्टार, है ना, राइजिंग स्टार 2025 को इनको दिया गया है, शिव चोरडिया को दिया गया है। इसका नाम है कि शिव चोरडिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है यहां से प्रश्न को। एक तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 किसको चुना गया है, शिवम सिंह को चुना गया है। एक तो पहला प्रश्न ये हुआ। उसके बाद मिस्टर इंडिया सुपर नेशनल किसको चुना गया है, तो आपको एबेल बीजू को चुना गया है। उसके बाद मिस्टर इंडिया राइजिंग स्टार 2025 किनको चुना गया है, तो आपको शिव चोरडिया को चुना गया है ना। आइए इनका तस्वीर हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपके मन मस्तिष्क पर अच्छे से याद रहेगा, और तस्वीर के साथ जब देखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये मिस्टर इंडिया हो चुके हैं, ठीक है। और मिस्टर इंडिया वर्ल्ड जो मान के चलिए 2025 चुना है कौन, शिवम सिंह। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध बिहार से ही है। तो अच्छे से याद रखिएगा, बिहार वाला प्रश्न में तो और पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो मान के चलिए राइजिंग आपको देखने को रहा है, मिस्टर इंडिया जो राइजिंग देखने को मिल रहा है, आपको ये शिव चोरडिया देखने को मिल रहा है। ये कौन है, आपको ये शिव चोरडिया देखने को मिल रहा है, और ये शिवम सिंह के देखने को मिल रहा है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये सुपर नेशनल आपको जो देखने को मिल रहा है मिस्टर इंडिया सुपर नेशन, ये आपको कौन है, एबेल बीजू है। तो ये तीन तस्वीर, और तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। तीनों याद नहीं रहता है तो कम से कम आपको शिवम सिंह को तो याद ही रखना है, किसी भी हाल में आपको शिवम सिंह को याद रखना है। और महिला वाला में किसको याद रखना है, मनिका विश्वकर्मा को याद रखना है। कौन इस बार पक्की बनी है, मनिका विश्वकर्मा बनी है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कि भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से किस देश को भेजी जाने वाली सभी कह सकते हैं कि सभी डाक सेवाएं को क्या कर दिया है, सभी डाक सेवा अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये किसको, तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका और भारत में जो अभी देखते हैं तो थोड़ा सा व्यापारिक तानातानी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत पर क्या कर दिया है, अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगा दिया गया, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देख रहे हैं, और टैरिफ में बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो भारत भी क्या कर रहा है, तो मान के चलिए कि भारत भी मान के चलिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा स्वाभाविक बात है कि गुस्सा तो उठेगा ही, है ना। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा कह सकते हैं कि 25 अगस्त अर्थात आज के दिन से, जब वीडियो बन रहा है उसी दिन से, आज के दिन से क्या हो जाएगी, आपको भारतीय डाक विभाग ने कह सकते हैं कि 25 अगस्त से किस देश को भेजी जाने वाली डाक सेवाओं को कह सकते हैं कि आपको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, यहां पर रोक दिया गया है। तो ये कौन से देश में, तो अमेरिका में, है ना। तो अमेरिका द्वारा भारतीय टैरिफ लगने के बाद कह सकते हैं कि नियमों में बदलाव हुआ है, और इसी की वजह से कह सकते हैं कि भारत सरकार भी क्या करता है, एक बड़ा फैसला लेता है। और इसी के तहत आज के दिन से ही 25 अगस्त से अमेरिका के लिए जो ज्यादातर डाक सर्विस दी जाती थी, सभी को क्या करता है, ज्यादा जो भी डाक सेवाएं थी सभी को लगभग बंद कर दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है। और जैसे ही नाम आता है, किसका नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि मुद्रा क्या चलती है अमेरिका में, तो अमेरिकी डॉलर चलती है। और बात करें कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप याद रखना है नंबर के साथ, कितने नंबर के, तो 47वें नंबर के। कौन से नंबर के, तो 47वें नंबर के। चलें अगले प्रश्न पर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। आपको डाक सेवा ध्यान रखना है कि डाक सेवा मान के चलिए प्रतिबंध कर दिया गया। और मोदी जी मान के चलिए देखते ही होंगे, जहां भी पहले जाते थे मान के चलिए बोला जाता था कि ट्रंप क्या है, दोस्त है, लेकिन दोस्ती वाला कोई बात रही नहीं, है ना। कोई भी देश जो है जब तक मान के चलिए फायदा होता है तब तक आपके साथ हाथ मिलाता है। जैसे ही मान के चलिए कि दोस्त आपके साथ फायदा नहीं, आप इनसे व्यापार नहीं करिएगा तो आपके साथ क्यों मतलब रखेगा, सीधी सी बात है कि वो दूसरे तरफ ध्यान देगा, है ना। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध अनुसार आनुवंशिकी कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी उच्च दर है। अब देखिए ये प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, बायोलॉजी, एक तो करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या चीज, बायोलॉजी, है ना। कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण
किस जनजाति में टीबी की उच्च दर है? तो ये क्या है? सहरिया जनजाति। एक तो देखिए क्या है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहेगी, ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सहरिया जो आपको अधिकांश है आपको मध्य प्रदेश में। तो ये आपको ज्योग्राफी हो गया। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी क्या है कि आपको ये जो जेनेटिक बीमारी आपको देखने को मिल रहा है, क्या जेनेटिक बीमारी पूछा जा सकता है, क्या जेनेटिक बीमारी टीबी भी होती है? पहले तक तो हम लोग तो पढ़ते थे कि नहीं होती है ना, लेकिन ये जो आपको देखने को मिल रहा है जेनेटिक के अंतर्गत देखने को मिल रहा है सहरिया जनजाति में, है ना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि जिसको बीएचयू बोलते हैं और कुछ संस्थाएं, 4 अन्य संस्थाओं में रहती है, इनके द्वारा जो यहाँ के शोधकर्ता है एक महत्वपूर्ण अध्ययन देते हैं। और क्या महत्वपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सहरिया जनजाति है इसमें आपको देखने को क्या देखने को मिलता है? तपेदिक, जिसको कि हम लोग टीबी बोलते हैं, हिंदी में तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है तपेदिक की क्या देखते हैं, मतलब असमान रूप से ऊंची दर है। जितनी भी मान के चलिए जनजाति है भारत में या जितने भी जाति हैं उसमें आपको सामान्य से अधिक देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सामान्य से अधिक। तो असमान रूप से कह सकते हैं ऊंची दर है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि सब पीछे संभावित आनुवंशिक जेनेटिक का ये कारण की पहचान की गई है। इसमें क्या बताया जाता है कि संभावित क्या है कि आनुवंशिक कारण है, कहीं ना कहीं आनुवंशिक कारण है, इसकी वजह से जो है टीबी क्या कह सकते हैं उच्च दर है। क्या है? तो ये सहरिया जनजाति जिसे कह सकते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह के रूप में जाना जाता है। और इसमें देखा जाता है क्या टीबी की जो दर है प्रति 1 लाख आबादी पर जो आपको देखने को मिल रहा है क्या 1,518 से आपको 3,000 कह सकते हैं कि 294 मामले पाई गई है, जो कि कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है ना। जब 1 लाख में इतनी मान चलिए कि आपको टीबी से बीमारी पीड़ित है तो कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा ये एक तरह से कह सकते हैं कि झेल रहा है क्या चीज, टीबी की बीमारी को। और ये कौन सी जनजाति है? तो ये जनजाति है आपको सहरिया जनजाति, है ना। तो आपको याद रखना है कि सहरिया जनजाति कहां पर? तो आपको मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये आने वाले दिनों में किया जाएगा 28वें क्या है कि 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर होने वाला है? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो विशाखापट्टनम आप लोग पढ़े होंगे कि आंध्र प्रदेश का, मान के चलिए जो तटवर्ती इलाका है ना, तो आपको आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को होने वाला है। कब होने वाला है? 22 और 23 सितंबर को होने वाला है। और ये कहां पर होने वाला है? तो सीधी सी बात है कि विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। और जैसे ही नाम आता है विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम का कहने का अर्थ है कि आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर देखने को मिलेंगे। लोकसभा की कितनी सीटें? 25 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 11 सीटें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्न को अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि आपको सस्टेनेबल पावर 1404 थोड़ा सा एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबल पावर आपको 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको ईरान के द्वारा। तो सस्टेनेबल पावर जो आपको देखने को मिल रहा है आपको 1404 भी कह सकते हैं, या आपको इस तरह से इसको पढ़ा जाता है 1404 पढ़ा जाता है, ठीक है। नामक मिसाइल अभ्यास जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो ये ईरान के द्वारा। ईरान ने संघर्ष के बाद कह सकते हैं कि क्षेत्रीय तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में ये क्रूज मिसाइलों का क्या क्या है, युद्ध पोतों और वायु इकाइयों के साथ कह सकते हैं ये सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का क्या क्या है अभ्यास किया है। तो अभी जो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा आपको क्या इस पे जो है ईरान पर कह सकते हैं कि नजर बना के रखा गया है। किसके द्वारा? तो नजर बना के रखा गया है अमेरिका के द्वारा, सभी देशों के द्वारा जो मान के चलिए विकसित देश है कि कहीं ये ऐसा ना करे, क्या कह सकते हैं कि आपको परमाणु हथियार ये तैयार ना कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये परमाणु बम जो है तैयार कर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ये मान के चलिए बहुत दिनों के बाद एक तरह से कह सकते हैं ये जो 2 दिवसीय अभ्यास किया है 12 जून के बाद कह सकते हैं कि बहुत संघर्ष के बाद जो है फिलहाल में ये सैन्य अभ्यास किया है। तो कुछ दिनों से ये सैन्य अभ्यास नहीं कर रहा था, तो ध्यान रखना ये कहां पर क्या है आपको जो सस्टेनेबल वाला है जो ओमान की खाड़ी के पास किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये नाम सीधी सी बात है आपको याद रखना है कि कौन सा नाम याद रखना है। यहां पर जो है नाम है क्या है? सस्टेनेबल पावर 1404। ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया है? ओमान की खाड़ी के पास किया गया है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है जल्दी से।
18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कह सकते हैं किसने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीता गया है। ध्यान रखिए, व्यक्ति एक पदक नहीं जीत पाता है, इनके द्वारा दो दो पदक जीता गया है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा? तो रेयांश गुप्ता के द्वारा। लुधियाना के कह सकते हैं कि लुधियाना के रहने वाले हैं रेयांश गुप्ता, और इनके द्वारा जो है चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में जो कह सकते हैं कि कितना पदक जीता गया है? तो दो पदक, एक स्वर्ण और एक क्या जीता गया है? रजत जीता गया है। और ये जो आपको देखने को मिलते हैं कहां के? तो एक तो लुधियाना के हैं, है ना, दुगड़ी स्थित यहाँ पर एक स्कूल है, संत पोल आपको मित्तर स्कूल है, और ये कक्षा मात्र किसके हैं छात्र? 12वीं के छात्र हैं। और इनके द्वारा जो है क्या जीता जा रहा है? पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में क्या जीता जा रहा है? आपको दो पदक जीता जा रहा है, एक तो मान के लेके स्वर्ण, एक क्या जीता जाता है? रजत पदक जीता जा रहा है। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है रेयांश गुप्ता देखने को मिल रहा है। किस शहर के कह सकते हैं? तो ये लुधियाना के हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है इनके जो मान के देखने को मिल रहा है कि कितना मेडल देखने को मिल रहा है, एक स्वर्ण देखने को मिल रहा है, एक रजत पदक देखने को मिल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि रेयांश गुप्ता जो है आपको क्या, ये जो है आपको पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में क्या जीतते हैं? दो पदक जीतते हैं, एक तो कह सकते हैं कि स्वर्ण, एक जीतते हैं आपको रजत पदक। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है? यहां पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में जब आप जॉब करिएगा तो आपको ये नाम बार बार आपको ये नाम देखने को मिलेगा। क्या देखने को? आप वैसे पीएफ नाम सुनिएगा। क्या सुनिएगा? पीएफ ना, है ना, कि पीएफ आपका जो है कटता है। ये जो आपको देखने को मिलता है कर्मचारी, क्या देखने को मिल रहा है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको कि क्या बोलते हैं? ईपीएफओ बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर आप पीएफ बोल सकते हैं, जिसका जो आपको कटता है। केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं कि मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि जो है 8.8 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है? ये सीधी सी बात है, 15 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया है? 8.8 लाख। पहले जो है 8.2 गुना आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? लगभग 2 गुना के आसपास देखने को मिल रहा है ना। तो आपको 8.8 लाख से सीधा बढ़ा दिया गया, कितना? 15 लाख बढ़ा दिया गया है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इसके द्वारा केंद्रीय बोर्ड कर्मचारियों के लिए, किसके लिए? तो ये केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए याद रखना है कि मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि, मान लीजिए जो मृत्यु हो जाती है उनके बाद जो राहत राशि दी जाती है, पहले कितनी दी जाती थी? तो पहले दी जाती थी आपको 8.8 लाख रुपए दी जाती थी, और उसी को बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है? 15 लाख कर दिया जा रहा है ना। और ये कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2025 से। आप कहिएगा 1 अप्रैल 2025 से क्यों लिखे हैं? कि 1 अप्रैल 2025 तो बीत चुका है ना। ये जो लागू होगा इसका मतलब है कि जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि जॉब पर है और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जब जॉब पर है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है ये राशि 1 अप्रैल 2025 से अब जो है प्रोवाइड की जाएगी। समझ रहे बात को? इसीलिए लिखा गया है। ये कब से मान चलिए कि आपको लागू होते हुए दिखाई पड़ रही है? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मान चलिए कि आपको ये जो देखने को मिल रहा है 1 अप्रैल 2025 से ये क्या होगा? प्रभावी होगा। और यह राशि जो है सेवा के दौरान कह सकते हैं कि मरने वाले कर्मचारियों के नामित व्यक्ति को, जो मान के चलिए कि कह सकते हैं कि आपको या तो नाम जिनका रहता है और नाम में उसके बाद देखते हैं कि उसमें आपको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें एक नॉमिनी का नाम दिया जाता है ना। तो जो नॉमिनी का नाम होगा, जो उत्तराधिकारी होंगे, जो कानूनी तौर पर जो उत्तराधिकारी होंगे, तो ये राशि उन्हीं को प्रदान की जाएगी, है ना। कर्मचारी कल्याण कोष से जो है ये वितरित की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आपके लिए कह सकते हैं या किसी के लिए भी, ऐसा नहीं कह सकते कि आपके लिए, किसी के लिए भी ये आपको प्रश्न, सीधी सी बात है, हम मेरे द्वारा सीधा सा बात है कि आपको कहा जाएगा कि जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न पर बात करेंगे, है ना। तो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को? कर्मचारी भविष्य निधि में क्या कर दिया गया? इसके द्वारा एक तरह से राशि को बढ़ा दिया गया। चलिए अंत में हम लोग थोड़ा सा एक बार, ये आज का करंट अफेयर्स था, सेगमेंट था करंट अफेयर्स का सेगमेंट, और यहां पर जो अंत में क्या करते हैं, आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं। जैसे आज का जो प्रश्न आपको पूछेंगे वो आपको कल आंसर बताएंगे उसका, और आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ना। सर के चैनल पर क्या जाना है आपको? कमेंट बॉक्स में जितना हो सके लिखने की कोशिश करना है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आंसर आना चाहिए, है ना। हो सकता है कि आज का मान चलिए वीडियो का आंसर आपको नहीं पता होगा, लेकिन कल से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आज देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है और कैसे आपको पूछेंगे, ठीक है। आज की वीडियो तो मान चलिए आपको एक तरह से कह सकते हैं डेमो के तौर पर है, तो यहां पर ध्यान रखिए। क्या रखिए? अब देखिए, जैसे कि हम पूछे थे कल के वीडियो में, पूछे थे लड़कों से, क्या पूछे थे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद, है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित जो जलालाबाद है, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? बदल करके क्या रखा गया है? इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? परशुरामपुरी
है ना। ये जो है आपको एक नाम सुनते होंगे हिंदू धर्म में, क्या, परशुराम का, है ना। परशुराम का जो नाम सुनते होंगे, तो परशुराम के नाम से ही क्या कर दिया जाता है, ये शहर का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में आपको एक जगह देखने को मिलता है जलालाबाद, और ऐसा कहा जाता है, एक पौराणिक कथा है, क्या है पौराणिक कथा है, कि परशुरामपुरी में जो है, जो भगवान परशुराम है, इनका जन्म हुआ था, और यहाँ पर इनका मंदिर देखने को मिलता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को जो मान के चलिए, आपको सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने को मिलता है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जलालाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी कर दिया गया। समझ रहे हैं बात को। चलते हैं अगले बात पर बात करते हैं कि अगला, ये तो था मान के चलिए पिछले वीडियो का प्रश्न था, इसी तरह से आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हम लोग देख लेते हैं आज का क्या प्रश्न है ना। तो आज का जो प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए कि हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में, यदि देखते हैं, आपको शॉर्ट में वैसे बता देते हैं आज के तौर पर, वैसे आप कमेंट बॉक्स में वैसे कोशिश करना है कि इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। यदि आपको पता होगा, ये कल के वीडियो में पूरे विस्तार से इस प्रश्न को बताए थे, तो आप लोगों को कल का वीडियो तो प्रोवाइड नहीं हो पाया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे, पेपर में पढ़े होंगे। यदि पेपर में पढ़े होंगे तो आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रश्न को करवा चुके हैं, कवर करवा चुके हैं। और ये प्रश्न अब यदि आप बिहार वाला से मान के चलिए कि बिहार का किसी भी एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, तो बिहार वाले में आने वाले दिनों में ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जवाब जो भी हो आपको देना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आप लोगों को वीडियो देख लेते हैं कि कैसा लगता है, क्या लगता है। आप सर के चैनल पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो भी हो आप मान के चलिए कमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।